हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने हिंदी व्याकरण की वीडियोस देखी होंगी। आपने पहली वीडियो देखी रस की, जिसमें हमने सारे रस डिस्कस किए। फिर आपने वीडियो देखी अलंकार की, जिसमें हमने सारे अलंकार डिस्कस किए। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं छंद, जो कि पेपर में हमारे ये भी 2 नंबर का ही आता है। तो हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं, छंद को पढ़ते हैं। और छंद भी हमारे पेपर में कितने नंबर का आने वाला है? 2 नंबर का आने वाला है। कितने छंद हैं सिलेबस में सब जानेंगे। कौन कौन से छंद हम लोगों को पढ़ने वो भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले छंद होता क्या है बेटा। देखो, छंद का शाब्दिक अर्थ है खुश करना। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th का अगर कोई बच्चा देख रहा है, उसमें एमसीक्यू आता है, उसमें पूछा जा सकता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप सभी को बोलना है छंद का शाब्दिक अर्थ है खुश करना। क्या करना भाई? खुश करना। छंद होता क्या है? देखो बेटे, छंद क्या होता है? किसी भी कविता की अनुशासन को संभालता है, अनुशासन को संभालने का काम करता है। कहाँ पे यति देनी है, कहाँ पे विराम देना है, कहाँ पे कितनी मात्राओं का प्रयोग होगा, वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। कहाँ पे? छंद में सीखते हैं। छंद की परिभाषा लिखी हुई है काव्य या कविता में। छंद एक ऐसी विशिष्ट पद्य रचना है जो अक्षरों की संख्या और क्रम, मात्राओं की गणना, अक्षरों की संख्या, कितने अक्षर हैं उसकी संख्या को बताता है ना, उसके क्रम को बताता है, कैसा क्रम होता है, सिस्टमेटिक वे से रखता है। कुल मिला के मात्राओं की गणना करने का काम करता है। यति कहाँ आना है अर्थात विराम, गति कहाँ, प्रभाव कहाँ आएगा, और लय जैसे विशिष्ट नियमों से बंधी होती है। ये जो छंद होता है, ये किसी भी काव्य कविताओं के क्रम को, उसके अक्षरों की संख्याओं को और मात्राओं की गणना को, यति कहाँ आएगी, गति कहाँ आएगी, उसको बताने का काम करता है। तो छंद यही करता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज आइए चलते हैं। आज हम लोग का क्लास का टॉपिक है छंद, और छंद को हम लोग डिटेल में समझेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और मात्राएं कैसे लगाते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ बच्चे हमारी वीडियो क्लास 10th के भी देखते हैं, उनके में आता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, जो कि आए थे 2025 में, आपके सामने लिखे हुए। जो 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं वो देख लीजिएगा। ओके, 11 12th में तो खाली उदाहरण लिखने के लिए आएगा और एक परिभाषा लिखने के लिए आएगी। ओके, देखो, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पूछा जाएगा छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है, आप लोग बोलेंगे छंद शास्त्र को हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। कौन सा शास्त्र कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके रचयिता जो हैं वो पिंगल मुनि माने जाते हैं। पूछा जाएगा छंद शास्त्र के रचयिता का नाम, पिंगल मुनि। 2025 का 2024 का ही क्वेश्चन है ना। छंद शास्त्र के रचयिता का नाम पिंगल मुनि है, इसलिए हम लोग इसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो छंद शास्त्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इसके जो रचयिता है, इसकी जो रचयिता की छंद की खोजा जिसने, वो थे पिंगल मुनि। कौन? पिंगल मुनि। देखो, छंद का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को बोलना है ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल मुनि। छंद शास्त्र किस शास्त्र में मिलता है? पिंगल शास्त्र में मिलता है। किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है छंद के अंग। छंद के अंग अर्थात छंद की घटक। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे 4 घटक होते हैं, जिसको हम लोग चरण या पद के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सोलठा में 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है कितनी पंक्तियां होती हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं, वह हमारा चरण होता है। देखो, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं छंद के घटक। इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक तो पढ़ना है हम लोगों को चरण के बारे में, वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होती है। मात्राओं में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लघु मात्रा कौन सी होती है, गुरु मात्रा कौन सी होती है, सारा डिटेल में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पद क्या होते हैं, जिसको हम लोग चरण के नाम से जानते हैं। परिभाषा में आता है ना, सोलठा के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। तो ये जो चरण है, चरण का मतलब होता है एक पूरी पंक्ति, वह चरण कहलाती है। आइए देखते हैं कविता की एक पंक्ति। देखो लिखा है, कविता की एक पंक्ति को चरण कहते हैं। किसी कविता, कोई कविता लिखी हुई है, कोई कविता लिखी हुई है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यहाँ पे 4 पंक्तियों का मैंने प्रयोग किया है। ये जो 4 पंक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही चरण कहलाती हैं। यही क्या कहलाती हैं? चरण कहलाती है। सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं। आप लोगों को अभी मैं चरण पढ़ाऊंगा कुंडलियां छोड़ के।
जितने भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, उसमें सब में 4 चरण आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, जो जो हमारे सिलेबस में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दोनों में, साहित्यिक और समान दोनों में। तो कविता की पंक्ति को ही हम लोग चरण कहते हैं, उसको ही हम लोग पद के नाम से भी जानते हैं। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग, इस पंक्ति को हम लोग चरण के नाम से जानते हैं, अर्थात पद के नाम से जानते हैं। ओके, देखो वर्ण क्या होता है, वर्ण तो हमने आपको बताया है, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। हमने आपको अलंकार में पढ़ाया था, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर जिसने देखी थी उसको पता होगा। मैंने कहा था वर्ण में व्यंजन और स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वर्ण जो होता है उसको अक्षर के नाम से जाना जाता है। और क्लास 10th का कोई बच्चा देख रहा है तो एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे अक्षर। ओके, तो वर्ण होता क्या है, तो अक्षर को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या होते हैं, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ये सारे के सारे अक्षर हैं, इन्हीं को हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट। मात्रा क्या होती है? अब मात्रा यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है। मात्राएं अगर आपको सीख लिया आपने कैसे लगानी है, गुरु कहाँ पे लगाना है, लघु कहाँ पे लगाना है, विराम कहाँ पे देना है, मात्राएं लगाना सीख ली ना, तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा बेटा परिभाषा और उदाहरण। और उदाहरण पता है कैसे लिखा जाता है? उदाहरण लिख तो लोगे लेकिन उसमें मात्राएं भी लगानी होती हैं। तो जो हम उदाहरण लिखाएंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही आपको करना है। ओके, तो चलिए, मात्रा क्या होती है? तो लिखा हुआ है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। अब कहीं, अच्छा, मात्राएं कितने प्रकार की होती है पेपर में पूछा जा सकता है? 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों लघु मात्रा। कौन सी मात्रा? लघु। एक मिनट जरा रुकिएगा, हल्का सा छोटा कर दे, हल्का सा इसका छोटा कर दे, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोगों को खाली समझ में आना चाहिए। देखो मात्राएं 2 प्रकार की होती है। पहली मात्रा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है लघु। कौन सी? लघु। और दूसरी मात्रा होती है उसको कहते हैं गुरु। लघु क्या होती है? जिसको हम लोग छोटी मात्रा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। और एक मात्रा होती है गुरु, जहां पे कोई बड़ी मात्रा आएगी, जैसे लिखा हुआ है आ, जैसे लिखा हुआ आ तो यहाँ गुरु आएगा, गुरु। जैसे लिखा हुआ आ तो यहाँ आएगा लघु, इसको लघु बोलते हैं। सिंगल मात्रा को लघु बोलते हैं, डबल मात्रा को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस ऐसे कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, या एस कह सकते हैं। ये हमारी दीर्घ मात्रा होती है, जिसको हम लोग गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु। जैसे हमने कह दिया ला, तो ला में गुरु आएगा कि दीर्घ आएगा, सॉरी गुरु आएगा कि लघु आएगा? तो आप लोग बोलेंगे गुरु आएगा। गुरु कैसे लगता है? ऐसे लगता है। अभी आगे चल के सारा कुछ हम आपको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। उससे पहले, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मात्राएं कितनी प्रकार की होती है, तो आप सभी लोगों को बोलना है 2 मात्राएं होती हैं, एक लघु और एक दीर्घ। दीर्घ को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु, सॉरी गुरु कहते हैं। देखो छोटी मात्रा जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डंडी के रूप में, उच्चारण में कम समय, जैसे छोटा आ के लिए आता है, ई के लिए आता है, ऊ के लिए आता है, का के लिए आता है, की के लिए आता है, कू के लिए आता है, मतलब कुल मिला के सिंगल जो लिखा हुआ है, छोटा बड़ा, बड़ा नहीं। जैसे कि हमने लिख दिया का, अब का के लिए लघु आएगा कि दीर्घ आएगा? तो लघु आएगा क्योंकि अकेले लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इसी का के साथ हम कोई छोटा ऊ की मात्रा लगा दें, कोई छोटा स्वर लगाएं, छोटा ऊ, छोटा ए, छोटी ई, यहाँ पे भी हम लोग इसको एक ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम कह दे कू, कू कह दे तो यहाँ क्या काउंट करोगे? इसको 2 काउंट करोगे, तो 2 को ही हम लोग कहते हैं गुरु। अच्छा, अगर हम कह दे की, तो की को भी हम लोग 2 बोलेंगे। अगर हम कह दे की, तो जब कभी किसी भी व्यंजन में छोटी मात्रा लगी हो तो उसको हम लोग 1 ही काउंट करते हैं, तो यहाँ एक ही मात्रा होगी। तो इस तरीके से भी हम लोगों को आगे चल के जैसे एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। लिखा हुआ है लघु क्या होता है? लघु छोटी मात्रा होती है जिसको हम लोग इस डंडी के, इसको कह सकते हो डंडे के रूप में लिखते हैं उच्चारण में, या एक लिखते हैं उच्चारण में कम समय में, मतलब ये बताता है यहाँ कम समय तक, कम ठहराव होता है। जहाँ ज्यादा ठहराव होता है वहां 2 मात्रा, जहाँ कम ठहराव होता है वहां सिंगल मात्रा। समझ में आएगा भी, धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, का, छोटा, देखो का में छोटी ई की मात्रा, जितनी भी व्यंजन है उनमें अगर छोटा स्वर लगा हुआ है तो वहां पे भी सिंगल मात्रा ही काउंट की जाती है। ओके, देखो गुरु क्या होता है? गुरु को हम लोग एस कहते हैं, इस तरीके से बड़ी मात्रा कहा जाता है, जिसको दीर्घ भी कहा जाता है। ये इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में। उच्चारण में ये 2 गुना समय लेता है। यहाँ पे कम ठहराव नहीं, यहाँ ज्यादा ठहराव होता है थोड़ा बोलने में। तो की, 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 देखो की में कम ठहराव है, की में ज्यादा ठहराव है, तो जहां ज्यादा ठहराव होता है वहां गुरु की मात्रा आती है। अभी आपको सब समझ में आने वाला है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ,
का, की, कू, देखो बड़ी की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना। यहाँ पे भी ऐसी स्थितियों में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, गुरु की मात्राएं आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले चरण, चरण पंक्तियों की संख्याओं को कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे वर्ण, जिसको हम लोग अक्षर के नाम से भी जानते हैं, वर्ण अक्षर ही होते हैं। उसके बाद मात्राएं, मात्राएं 2 होती हैं। कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए। एक होती है लघु मात्रा, एक होती है दीर्घ मात्रा, जिसको हम लोग दीर्घ को ही गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को समझना है। आइए चलते हैं। और यहाँ पर एक सिंह और बच गया, यति। यति क्या होता है, देखो कभी कविता पढ़ते समय जहां विराम या ठहराव आ जाए उसको यति के नाम से जानते हैं। जैसे जहां विराम या ठहराव आ जाता है, लास्ट में जाके, लास्ट में पंक्ति में ठहराव आता है कि नहीं आता है। जैसे कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, अब यहाँ ठहराव आ गया। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, अब यहाँ ठहराव आ गया। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ठहराव आया, इसको यति कहते हैं। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, अब जहाजी पे ठहराव आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यति कहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। यति उसको कहते हैं जहां ठहराव आ जाता है, जहां विरामावस्था आ जाती है। ओके, गति किसको कहते हैं, गति कहते हैं कविता को पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जैसे हम कविता पढ़ रहे हैं, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये जिस लय में मैं बोल रहा हूँ, इस लय को ही हम लोग गति के नाम से जानते हैं। लेकिन हम हर जगह रुकेंगे, अगर कविता को सही से पढ़ेंगे तो संभव मन की भूल, भूल पे रुक गए तो ये यति हो गई। सेवा करी करील की, अब की पे रुक गए, यति हो गई। उनते चाहत फूल, अब यहाँ पे रुक गए, यति हो गई। जिन डारन पत्ता नहीं, यहाँ पे रुक गए, यति हो गई। तो जहां ठहराव होगा वहां यति होगी, और जो हम लोग लय में बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं गति। ठीक है, अब तुक क्या होता है ये आपको समझना है। तुक क्या होता है, चरण के अंत में वर्णों की समानता को ही तुक कहते हैं। वर्णों की समानता को ही तुक कहते हैं। जैसे हारी, बिहारी, संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, फूल फूल, फूल फूल। सेम आ रहा है नहीं आ रहा, जहां समानता आ जाए वहां तुक होता है, उसको कहते हैं तुक। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम जय जय राम, है ना। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हारी और बिहारी यहाँ पे देखिए समानता है, इनको बोलने में समानता, हारी बिहारी। तो इसको तुक के नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहेंगे हम लोग इसको, तुक कहेंगे। क्या कहेंगे, तुक के नाम से बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जहां चरण के अंतों में वर्णों की समानता देखी जाती है वहां तुक होता है, और जहां कविता को पढ़ने में प्रभाव दिखाई देता है, प्रवाह, प्रवाह, वहां हम लोग कहते हैं उसको गति। और अगर हम लोग कभी किसी कविता को पढ़ते पढ़ते रुक जाएं तो वहां हो जाती है यति। ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या है ना। एक चीज और बाकी है जिसको हम लोग कहेंगे गण। गण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगण तगण हम लोग पढ़ने वाले हैं, गण को ध्यान से समझना है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब 3 वर्ण कौन से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। 3 वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, गण कहते हैं। बेटा छंद को डिटेल में हम पहले एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली छंद को स्टार्ट कर दिया गया है। हम पहले छंद के बारे में बता रहे हैं आपको, छंद होता क्या है। ठीक है, और उसके सारे चीजों को क्लियर कर रहे हैं, पंक्ति क्या होती है, चरण क्या होता है, सारा कुछ है ना। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वाणिलिक छंदों में होता है। अब वाणिलिक छंद क्या होते हैं वो बताने वाला हूं। गणों की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी, ट्रिक बताने वाला हूं, जिसे याद करने का सूत्र है। देखो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। क्या, यमाताराज, यमाताराज भानसलगा, भानसलगा, यमाताराज भानसलगा, यमाताराज भानसलगा। देखो 8 होते हैं, 8 होते हैं गण। कौन कौन से, या से बोलेंगे यगण, माँ से बोलेंगे मगण, ता से बोलेंगे तगण, रा से बोलेंगे रगण, जा से बोलेंगे जगण, भा से बोलेंगे भगण, ना से बोलेंगे नगण, और सा से बोलेंगे सलगण। ये पूरा लिखा है सलगा ना, इसको बोलेंगे सलगण। तो 8 हमारे होते हैं गण, और ये 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। देखो 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। य गण 3, म गण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सलगण। तो ध्यान रखना है गण कितने होते हैं, 3 वर्णों से मिलकर बनने वाला हमारा वर्ण गण कहलाता है। गण 8 प्रकार के होते हैं। यमाताराज भान सलगा। ठीक है, तो या का मतलब यमण,
ये यगड़, मा का मतलब मगड़, ता का मतलब तगड़, रा का मतलब रगड़, जा का मतलब जगड़, भा का मतलब भगड़, और ना का मतलब नगड़, और सलगा का मतलब सलगड़। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने छंद की तरफ, और छंद के भेद कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट छंद पे आ जाओ ना बेटा। किसी चीज को अगर अच्छे से सीखने में हमारा 5 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला भी जा रहा है तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद नहीं मिलेगा छंद का, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से इस वीडियो को देखना है आप लोगों को। तो मात्रिक छंदों के भेद कितने होते हैं, मात्रिक छंदों के मेरे प्यारे बच्चों, मात्रिक छंदों के कितने भेद होते हैं यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला लिखा हुआ मात्रिक छंद के भेद, जिन छंदों में केवल मात्राओं की संख्या की गणना मुख्य होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जहां मात्राओं की संख्या की गणना मुख्य होती है वहां मात्रिक छंद होता है ना। मात्राओं की समानता या असमानता के आधार पर इनको 3 भेद में बांटा गया है। जहां पर हम लोग मात्राओं को काउंट करते हैं वहां पे मात्रिक छंद होता है, और इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कुछ मात्राएं सम तरीके से लगती हैं, कुछ मात्राएं विषम रूप में लिखती हैं। देख जैसे कि एक लिखा हुआ सम मात्रिक छंद। ये सम मात्रिक छंद क्या होता है, तो वह मात्रिक छंद जिनके चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं, वह मात्रिक छंद जिनके चारों चरणों अर्थात चारों पंक्तियों, चरणों को मैंने क्या बताया था, पंक्तियों कहा जाता है, जिनके चारों चरणों या चारों पंक्तियों में मात्राओं की संख्या जो होती है वो समान होती है, इसलिए उनको कहा जाता है सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद किसको कहते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद उसको कहते हैं जहां अलग अलग होती हैं। जैसे कि चौपाई पढ़ोगे, वहां प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताओ कितनी होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी आगे बताने वाला हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पे ही तुरंत ठहर जाना, स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में बताना चौपाई छंद के में कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा चारों चरण में सेम मात्राएं होती है, अभी आगे दिखाएंगे। तो देखो मात्राओं की जो संख्या है उसकी जो हम लोग गणना करते हैं 3 प्रकार से करते हैं, और तीनों देखो मात्राओं को गिनने को ही हम लोग कहते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वो होता है जिसमें मात्राओं को गिना जा सके। अब उसको 3 प्रकार से बांटा गया। एक सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद वो होता है जिसमें चारों पंक्तियों या चारों चरणों में मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, वहां मात्रिक छंद होता है। और उसके बाद अच्छा जैसे कि देखो लिखा ही हुआ है, अब क्या बताया जाए। देखो लिखा है चौपाई, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में पता है मेरे प्यारे बच्चे कितनी मात्राएं होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है, 16। चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में मात्राएं समान होती हैं। तो जिस छंद के सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं उसको ही हम लोग कहते हैं सममात्रिक छंद। जैसे चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, इसका मतलब ये सममात्रिक छंद है ना। आप लोग पूछते थे ना, जैसे लिखा रहता था चौपाई एक सममात्रिक छंद है ना, रोला विषम मात्रिक छंद है, ऐसे आप लोग बोलते थे। तो ये होता क्या था इसको हम लोग जानेंगे। रोला भी सममात्रिक छंद होता है। रोला में भी आप लोगों ने सुना होगा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। गीतिका एक हमारा छंद होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका होता है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है वह हमारा छंद सममात्रिक छंद होता है। और मात्रिक क्या होता है, जिसमें मात्राओं को गिना जा सकता है, मात्राओं के द्वारा वर्णों या अक्षरों की संख्या गिनी जा सकती है, वह मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद वह होता है जिसके सारे चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अर्ध सममात्रिक छंद क्या है। अब मात्रिक छंद जिनमें आधे चरण, अर्ध का मतलब आधे, आधे चरण समान होते हैं, इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं समान होती हैं। मतलब अर्ध सममात्रिक छंद वो होता है, जैसे सोल्ठा आप लोग बोलते हो, दोहा बोलते हो, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, सोल्ठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों क्यों बोलते हो, क्योंकि इनके पहले और तृतीय चरण की मात्राएं समान होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान होती हैं, है ना। तो जैसे लिखा हुआ अर्ध सममात्रिक छंद, यह है क्या, मात्रिक छंद जिनमें आधे चरण समान होते हैं, अर्थात जिसके पहला और तीसरा चरण समान हो। पहली बात तो छंद में अधिकतर जितने भी छंद कितने चरण होते हैं उसमें 4, जिसकी चारों चरण की मात्राएं समान है वो सममात्रिक छंद। जिसमें पहले तीसरा और तीसरा चौथा की मात्रा समान है उसको हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दोहा हो गया, दोहा में देखो पहले तीसरे में 13 होती है और दूसरे चौथे में 11 होती है, और टोटल मात्राएं कितनी होती है, 24 होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोल्ठा में देखो पहले तीसरे में 11 होती है और दूसरे चौथे में 13 होती है ना। जिसमें पहले और तीसरे में समान हो और दूसरे और चौथे में समान हो वहां हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होगा। जिसमें चारों चरण समान होंगे वहां हमारा सममात्रिक छंद होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि
ठीक है। अब विषम मात्रिक छंद क्या होता है? विषम मात्रिक छंद क्या होता है? देखो, विषम मात्रिक छंद को हम लोग पढ़ने से पहले पहले इसको रफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद समझ में आया? अर्ध सममात्रिक छंद समझ में आ गया आप लोगों को? सममात्रिक छंद समझ में आ गया आप लोगों को? सममात्रिक छंद वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका पहला चरण समान होता है। सममात्रिक छंद वो होता है जिसका चारों चरण समान होते हैं, और अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसका पहला और तीसरा चरण समान होता है और दूसरा और चौथा चरण समान होता है। तो विषम मात्रिक छंद क्या होता है? विषम मात्रिक छंद वो होता है, वे मात्रिक छंद जो दो अलग अलग छंदों को मिलाकर बनते हैं। अरे भाई, ये हमारा, इसको ही कहते हैं कुंडलियां। क्या कहते हैं? कुंडलियां। कुंडलियां पता है दो चीजों से मिलकर बनी होती है। अभी देख, जब पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा। सबसे पहले मात्रिक छंद होते क्या है? जिनसे हम लोग छंदों के वर्णों की गिनती गिन सकते हैं, अर्थात उनकी अक्षरों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, वह मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक मतलब जिनको गिना जा सकता है। अब मात्रिक छंदों को हम लोगों ने तीन ग्रुप में बांटा हुआ है। एक सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वो होता है जिसको पढ़ते समय चारों चरणों में मात्राएं समान निकल जाए, मात्राएं लगाते समय चारों चरण में मात्राएं समान निकल जाए, वह हमारा सममात्रिक छंद होगा। जिसके पहले तृतीय और दूसरे चतुर्थ, मतलब प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ में मात्राएं समान निकलती, वह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और विषम मात्रिक छंद वो होता है जहां पे दो छंद मिलकर काम करते हैं। जैसे कि वे मात्रिक छंद जो, अभी आगे समझ में आएगा बेटा, ठीक है। वे मात्रिक छंद जो अलग अलग छंदों को मिलाकर बनते हैं और जिनमें 6 चरण होते हैं। अरे भाई, विषम मात्रिक छंद ही एक ऐसा छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पूछा जाता है दोहा कैसा छंद है, रोला कैसा छंद है, सोलठा कैसा छंद है, हाई स्कूल का बच्चा अगर कोई देख रहा है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वे मात्रिक छंद जो अलग अलग छंदों से मिलकर बने होते हैं और इनमें पता है 6 चरण होते हैं। स्टार्टिंग के 2 चरण दोहा होते हैं और अंतिम के 2 चरण, जैसे लिखा होगा, इनके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। पहली बात तो ये होती है। विषम मतलब सारी अलग अलग होंगी और चरणों की संख्या 4 से अधिक होती है। जहां चरणों की संख्या 4 से अधिक हो और हर चरण में मात्राएं अलग अलग हो, वहां पे हमारा विषम मात्रिक छंद होगा। जैसे हम आपको पढ़ाने वाले अभी आगे चल के लास्ट में कुंडलियां। कुंडलियां दो चीजों से मिलकर बना होता है, दोहा और रोला। वहां दोहा के 2 चरण होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं, तो टोटल 6 चरण पढ़ने होते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, पहले छंद को पढ़ते हैं और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, आइए पहला हमारा क्या है, देखो लिखा है पाठ्यक्रम संबंधित छंद। हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। पहला है चौपाई। और चौपाई एक कैसा छंद है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है? विषम मात्रिक को तो तुम भूल जाना, विषम मात्रिक तो सिर्फ चौपाई होगा, हमारे सिलेबस में जो है उसकी बता रहे हैं, या तो सममात्रिक या अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक है कि अर्ध सममात्रिक है? सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि सममात्रिक छंद वह होता है जिसके हर चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, वहां सममात्रिक छंद होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है, ये आपको याद रखना है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना, सब में 4 ही चरण होते हैं कुंडलियां छोड़ के, और इसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। मात्राओं की संख्या समान होगी, रोला में 24-24 होंगी, ठीक है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुरु और लघु एक साथ नहीं होते हैं, ध्यान रखना, गुरु और लघु एक साथ नहीं होते हैं। इस छंद में चरण के अंत में या तो दोनों लघु होंगे या तो दोनों गुरु होंगे, मतलब एक गुरु एक लघु और एक गुरु, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चौपाई में ऐसा कभी नहीं होगा, लास्ट में या तो दोनों गुरु हो जाएंगे या तो दोनों लघु हो जाएंगे, ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर हम कह दे एक लघु एक गुरु या एक गुरु एक लघु आ जाए अंत में ऐसा नहीं होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, ये सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके अंत में लघु और गुरु की एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो अंत में दोनों लघु होंगे या तो अंत में दोनों क्या होंगे, गुरु होंगे, उसे ही चौपाई छंद कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, पंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मन चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु रुज परिवारु, ठीक है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूरी मय चूरन चारु भव मन सकल
भव समन सकल भव रज परिवारों। आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा मात्राएं लगाते हैं, और ये हमारा उदाहरण है चौपाई का। चौपाई में आपकी परिभाषा लिखने के लिए आएगी, आप लोग लिख लोगे, उम्मीद है हमें लिख लोगे पक्का। ये सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में दीर्घ और लघु एक साथ नहीं आते हैं, या तो दोनों लघु होंगे या तो दोनों दीर्घ होंगे, सिंपल है, ओके, उसे चौपाई कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, मात्राएं देखो लगाओ। देखो क्या देखो कितने चरण है, 1 2 3 4 है, नहीं है, 4 चरण है। अब ये चेक करना कि चारों चरण में मात्राओं की संख्या समान है। आइए चलते हैं मात्राएं लगाते हैं, ठीक है। देखो बाकी एक मात्रा, एक अंक की मात्रा, इसको कहेंगे 2, क्या कहेंगे 2। अच्छा पीछे से मात्राएं लगाया करो, ठीक है। देखो गा की एक मात्रा और बड़ा आ की मात्रा, तो ये उसको कहते हैं दो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो। देखो एक तो रा हो गया, एक बड़ा आ की मात्रा हो गया, इसको भी कहेंगे दो। और ये पा अकेले लिखा है तो इसको बोलेंगे एक, तो इसको बोलते हैं लघु, और ये दोनों क्या है दीर्घ या गुरु। अब देखो माँ में सिंगल मात्रा लगेगी। माँ में कैसी मात्रा लगेगी भाई, सिंगल। अब देखो दा में छोटा ऊ की मात्रा, जब छोटी मात्रा लगी हो तो उसको सिंगल ही कहा जाता है, ठीक है। पा में भी सिंगल मात्रा, ठीक। दा में भी सिंगल मात्रा, क्योंकि अकेले लिखा हुआ, पा भी अकेले लिखा हुआ, सिंगल मात्रा। अब यहां पर आपको एक चीज सिखा रहा हूं जो कोई नहीं सिखाएगा। ये लिखा हुआ है गुरु, एक ये होता है और एक ये होता है। बेटा ये रा ध्यान से समझ लेना, कुछ लोग गुरु को ऐसे लिखते हैं, गुरु। हम कहेंगे गुरु लिख के दिखाओ, तो बच्चे पता है कैसे गुरु लिखते हैं, बच्चे गुरु लिखते हैं ये गुरु गलत है, गुरु ये सही है, ये गुरु होता है। सर ये है क्या, बेटा इसको कहते हैं रा में छोटा ऊ की मात्रा। ये जो है ना, ये छोटा ऊ की मात्रा है, और ये है बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा ये है और छोटा ऊ की मात्रा ये। जब कभी मात्रा लगाओगे इसको सिंगल बोलोगे, और जब कभी ऐसा लिखा होगा तो यहाँ क्या बोलोगे, डबल, ठीक है। तो यहाँ बताओ ये रा में ये छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है। और छोटा ऊ है तो हम लोग बेटा 1 ही काउंट करने वाले हैं, ठीक है। अब गा में छोटा ऊ की मात्रा, तो इसको हम लोग 1 ही काउंट करने वाले हैं, ठीक है। देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और 1 16, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ है और ऊ में अंक की मात्रा, इसको 2 काउंट करेंगे, दा को 1 काउंट करेंगे और बा को 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर्स ऑफ मात्राएं कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई। ऐसे मात्रा लगानी होती है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, ठीक है। 2 में हम लगाएंगे, 2 में आपको लगाने के लिए देंगे। अब इसमें देखो सा में छोटा ऊ की मात्रा तो 1, देखो रा में छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है तो इसको 1, चा में छोटी ई की मात्रा 1, सा में छोटा ऊ की मात्रा 1, बा में बड़े आ की मात्रा तो 2, सा सिंगल है तो 1, सा सिंगल है तो 1, रा सिंगल है तो 1, सा सिंगल है तो 1, आ सिंगल है तो 1, ना में छोटा ऊ की मात्रा 1, रा में बड़ा की मात्रा 2, गा में बड़ा की मात्रा 2। तो काउंट करो, देखना 16 आएगा। 1 2 3 4, इसको 2 बोलते, 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 मात्राएं आ रही नहीं आ रही। देखो हमने कहा था ना इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, देखो दोनों में 16 आ गई। अब आपका काम है कि ये दोनों में लगा के आना। चलो हम इसमें भी लगा के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो छोटा आ 1, माँ में छोटी ई की मात्रा सिंगल ही बोलेंगे, आ को सिंगल है तो 1 बोलेंगे। अब माँ में बड़ा ऊ की मात्रा तो इसको 2 बोलना, ठीक। रा में छोटा ई की मात्रा 1 बोलेंगे, माँ सिंगल है 1, या सिंगल 1, चा में बड़ा ऊ की मात्रा 2, रा सिंगल 1, ना सिंगल 1, चा में बड़ा आ की मात्रा है 2, रा में बड़ा ऊ है, ये देखो बड़ा ऊ है, इसको 2 बोलेंगे, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितनी मात्राएं आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 16 मात्राएं आ गई। 16 मात्राएं आ गई तो क्या होगा, चौपाई होगा। क्या होगा, चौपाई। तो ये लास्ट वाला आप लोगों को लगाना है, ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी मात्रा आने वाली है। इस वाले रा में ध्यान से सुन लो, ये वाला रा ऐसे लिखा हो तो 1, और ये ऐसे लिखा हो इसको बड़ा ऊ कहते हैं, इसमें 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगाना है, ठीक है। ये करके दिखाना, जरा देखेंगे, करके दिखा दूं। अच्छा ये वाले रा में कैसी आएगी बताओ, ये वाले रा में 2 आ गई, इस वाले रा में 1 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब जिसके सारे चरणों में मात्राएं समान होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में मात्राएं समान नहीं होती हैं, सॉरी समान हो सकती हैं, लेकिन दीर्घ और लघु एक साथ नहीं आ सकते। देखो अंत में देखो दोनों में एस एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस एस आ रहा है, एक और एस ना आता, गलत हो जाता। अब देखो यहाँ एस और यहाँ पे भी डबल ही आएगा, देख रहे हो ना, सेम आ सकती हैं लेकिन एक एस एक ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है, ध्यान रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट दोहा। दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, ध्यान रखना, ठीक है। ये ना लिख देना पेपर में, बच्चों वाला है, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। देखो दोहा है क्या, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। दोहा सोल्ठा, दो याद रखिएगा, दोहा सोल्ठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इनमें अलग अलग मात्राएं होती हैं, और सोल्ठा जो होता है ना वो दोहा का उल्टा होता है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कोई पूछे अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होता है, आज से मैथमेटिक्स एनालिसिस हर एक बच्चा बोलेगा अर्ध सम्मात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें हर चरण, सॉरी कह सकते हैं पहले और तीसरे चरण की मात्राएं अलग अलग हों और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं अलग अलग हों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 ही चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है। विषम का मतलब होता है जिसमें, विषम चरण का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है, विषम चरण वो होता है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों मात्राएं विषम होंगी अर्थात ज्यादा होंगी, ठीक है। और दूसरा तथा चौथा चरण वो होता है जिसमें सम चरण होता है, विषम और सम। दोहे का अंत में गुरु और लघु होता है। दोहे के अंत में क्या आता है, गुरु और लघु आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोहा क्या है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है इसका मतलब क्या हुआ, मात्राएं अलग अलग होंगी अर्थात पहले तीसरे में सेम और दूसरे चौथे में सेम। उसके बाद 4 चरण होंगे, पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। आइए देखिए आपके सामने लिखा हुआ है उदाहरण, ठीक है, मात्राएं भी लगाएंगे और उदाहरण भी याद कराएंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अब बच्चे कहेंगे सर जी ये 2 उदाहरण है, ध्यान रखना, या तो ये याद करना या तो ये याद करना, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ 4 है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही है, 1 और 2। बेटा 4 चरण है, एक यहाँ से यहाँ तक इसको पहला चरण बोलना, एक यहाँ से यहाँ तक इसको दूसरा चरण बोलना, एक यहाँ से यहाँ तक इसको तीसरा चरण बोलना, और एक यहाँ से यहाँ तक इसको चौथा चरण बोलेंगे। तो ये दोहे का उदाहरण है और इसमें कितने चरण है, टोटल 4 चरण है। कितने चरण है भाई, 4 चरण है। सर आप रफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा भी मात्रा लगा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जब कोई मात्रा लगाने में दिक्कत हो ना तो पीछे से मात्राएं लगाया करो। अभी देखना तो क्या करना, अब हम लोगों को मात्रा लगाना है, ठीक है। तो मात्रा कैसे लगाएंगे, देखो 4 चरण है, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा चरण हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ओके चलो देखो मात्रा कैसे लगानी है, पीछे से लगाओ। 1, सा में ओ की मात्रा 2, रा में छोटी की मात्रा 1, गा सिंगल लिखा 1, नाम डबल है तो 2, रा डबल है तो 2, रा डबल है तो 2। जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आ रही है, 11 मात्राएं आ रही है। कितनी मात्राएं आ रही भाई, 11 मात्राएं आ रही। ठीक, चलो पहले चरण को काउंट करते हैं। रा में ओ की मात्रा है 2, हा सिंगल है 1, धा में आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है 2, बा में बड़े आ की मात्रा है 2, वा सिंगल भा सिंगल, रा में बड़ी की मात्रा है 2, तो कितने हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और माँ में ए की मात्रा, ए हो या ए हो दोनों में 2 मात्राएं आएंगी। तो टोटल यहाँ काउंट करो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं आ गई भाई, 13। देखो हमने कहा था ना दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 होती है। चलो चेक कर लेते हैं तीसरा भी। देखो जा में बड़े आ की मात्रा 2 बोलेंगे, ता सिंगल 1, ना सिंगल 1, का में बड़ी ई की मात्रा 2, अगर छोटी ई होती है तो सिंगल। देखो तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। देखो बड़ी ई है तो 2 और झा में आ है तो 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, पा सिंगल है 11 और रा ए लिखा हुआ है अंग, इसको पूरा 2 बोलेंगे। तो 2 3 2 5 2 6 2 8 2 10 और 2 12। एक सेकंड जरा रुकना, एक सेकंड, फिर से हम इसको मात्रा लगाना चाहते हैं, पीछे से लगाएंगे, ठीक है, पीछे से लगाएंगे। तीसरा चरण है ना, तो 2, जा में आ की मात्रा 2 1 2, ठीक है, सिंगल सिंगल है, का में बड़ी ए की मात्रा 2 2 2 4 2 6 और 6, तो ये 2 हो गया, 6 और 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 झा में आ की मात्रा 9 और 2 11, सही तो था, 11 और 2 13। एक मिनट काउंट करने दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 13, सही तो है भाई। तीसरे चरण में 13 मात्राएं आ तो गई, हो गया। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है ना, हो तो गया। ये वाला करो, आधा शाह है 1, या है डबल, माँ है 1 1, रा में छोटी की मात्रा 1, ता सिंगल है 1, दा में छोटा ओ की मात्रा 1, ता में छोटा ई की मात्रा 1, हा में ओ की मात्रा 2, या में 1, तो हो गया 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं हो गई। पता है क्यों हुई, अब आप बताओ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 12 मात्राएं क्यों हुई बताऊं। देखो हम इसलिए बता रहे थे आपको, इसलिए गलती कर रहे थे कि आप भी पेपर में ये गलती कर लेना और उसको सुधार लेना, जैसे मैं सुधारने जा रहा हूँ। क्या, देखो ये लिखा हो,
आधा सा, आधा पा। तो इसको ना इसी के साथ बोला जाएगा, इसी के साथ, इसको साथ में काउंट करेंगे, इसको डबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल। या और इसके साथ काउंट कर लेंगे डबल। सिंगल, एक 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 दो एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दो 11। तो इसमें भी कितनी मात्राएं आ गई? 11 मात्राएं आ गई। ध्यान रखना यहाँ पे भी 11 आ गई। तो पहले तीसरे में 13 13 आ रही है, दूसरे चौथे में 11 11 आ रही है। 4 चरण है, जहां 4 चरण हो और पहले तीसरे में सेम हो, दूसरे चौथे में सेम हो, अर्ध सममात्रिक छंद होगा। और पहले तीसरे में 13 हो और दूसरे चौथे में 11 हो तो दोहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये आपको करना है। बड़ा भया तो क्या भया? जैसे पेड़ खजूर, सुना है नहीं सुना है? पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये आपको मात्राएं लगा के दिखानी है। 4 चरण है, 1 2 3 4, चारों में मात्राएं लगानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मात्राएं लगाते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको सिखा देंगे। ठीक है, सोल्ठा दोहा का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन होता ये भी अर्धसम मात्रिक ही है। ठीक है, दोहा भी अर्धसम मात्रिक ही होता है, सोल्ठा का उल्टा होता है। सोल्ठा भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है, ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। उल्टा गलत लिखा हुआ है, उल्टा, उ आधा ला और टा, उल्टा होता है। अच्छा, वहां पे क्या था? दोहा में पहले और तीसरे में 13 13 थी और दूसरे और चौथे में 11 11 थे। यहाँ पहले तीसरे में 11 11 होंगी और दूसरे चौथे में 13 13 होंगी। ठीक है, तो सोहठा एक अर्धसममात्रिक छंद है, ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है, इसका एक पॉइंट लिखा, विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु। विषम का मतलब समझे, सम और विषम का मतलब वहां समझे थे कि नहीं समझे थे? देखो, सम विषम का मतलब क्या होता है? जैसे 4 चरण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गया विषम। पहला तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं विषम चरण। जैसे उस समय हम आपको सोचे थे, बताने के लिए भूल गए थे, इसको विषम चरण बोलते हैं। और दूसरे चौथे को बोलते हैं सम चरण। तो आपको पता है ना, दूसरा चौथा वैसे भी सम संख्या होती है, 2 4, है ना। तो इस लिखा हुआ है, विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। मतलब एक लघु और एक दीर्घ या गुरु होना जरूरी है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है आपके सामने सोल्ठा का उदाहरण, और एक हम आपको लिख के देंगे। जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको कर लेना। हम आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे अन्य उदाहरण के रूप में लिख के आए। ये सबसे अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल है, उसको भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको ये याद करना है, ये याद करना, संभव मन की भूल, छोटा सा है, संभव मन की भूल पहला चरण, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। ये एग्जाम्पल है, इसमें ही हम आपको मात्रा लगा के दिखाने वाले हैं। पीछे वाले में आप लोग मात्रा खुद लगा लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं लगवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है। देखो, पीछे से लगाना है। देखो, सोल्ठा के पहले और तीसरे में क्या होती है भाई? 11 11 मात्राएं होती है। चलिए देखते हैं 11 11 आ रही है कि नहीं आ रही। भा सिंगल, भा में सॉरी ला सिंगल है तो 1, भा में बड़े ओ की मात्रा तो 2, का में बड़े ई की मात्रा 2, ना सिंगल माँ सिंगल, वाह सिंगल भा सिंगल। तो टोटल कितनी हो गई? पहले काउंट कर लिया करो, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 और 9 और सा और अंक की बिंदी, तो टोटल कितनी होगी? 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, टोटल कितनी मात्राएं आ गई भाई? 11 मात्राएं हो गई। और सोल्ठा के वैसे भी आपको पता ही है, सोल्ठा के पहले चरण में और 33 चरण में 11 11 मात्राएं ही होती हैं। सेवा करी करील की, अब सा में एक ही मात्रा, तो इसको 2 ही काउंट करना है। ए की हो तो ही 2 काउंट करना है। वा में बड़ा की मात्रा 2, का में सिंगल, रा में बड़ी की मात्रा 2, का सिंगल, रा में बड़ी की मात्रा 2, ला सिंगल, का में बड़ी की मात्रा 2, काउंट करो, 2 4 5 2 7 8 9 10 11 और 2 13। देखो 13 मात्राएं आ गई। अंत में देखो, दीर्घ और लघु है, सॉरी इसको दीर्घ बोल रहा है, लघु और दीर्घ है कि नहीं है? है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चलो तीसरे चरण में मात्रा लगाते, एक एक, ता में एक की मात्रा 2, चा में बड़ा की मात्रा 2, हा सिंगल ता सिंगल, फा में बड़ा ऊ की मात्रा 2 और ला सिंगल। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तीसरे चरण में भैया मात्रा आ गई कितनी? 11। तो ये हो गई 11 मात्राएं। ओके, अब यहाँ गिनो, जा में छोटी ई की मात्रा 1, ना 1 2 1 1, पा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो जा में छोटी की मात्रा, ना में छोटी, सॉरी 1 2, डा में आ की मात्रा तो 2,
रा सिंगल ना सिंगल एक एक, पा सिंगल ता सिंगल और ता दो, ना सिंगल हा डबल। तो ये कितनी मात्राएं होगी टोटल? 13 मात्राएं होगी, काउंट कर लीजिएगा। ओके, तो सोल्ठा क्या होता है? सोल्ठा भी अर्धसममात्रिक छंद होता है। और अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है वो हमने आपको पढ़ा रखा है। अर्धसममात्रिक छंद मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जिसके पहले और तृतीय में सेम हो और द्वितीय और चतुर्थ में सेम हो। अर्धसममात्रिक। सममात्रिक क्या होता है? जिसके चारों चरण समान होते हैं। विषममात्रिक क्या होता है? जिसमें 6 चरण होते हैं और सब में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक है, वो दो छंद से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये आपका है सोल्ठा का उदाहरण, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया कुंडलियां। इसके बाद भी है क्या? एक सेकंड जरा रुकना। कुंडलियां 4 ही है क्या हमारे एग्जाम्पल में? हाँ 4 ही है हमारे एग्जाम के लिए। रोला सोल्ठा, रोला नहीं है क्या? 4। देखो ये जो हमने टाइप किया है ये हमारे सिलेबस का ही है, क्योंकि मैंने वो यूपीएमएसपी का देखा था सिलेबस, तो उसमें 4 ही था। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं एक बार फिर से अगेन चेक कर लेता हूँ जिससे कि अभी कंफर्म हो जाएगा कि कितने थे, है ना? क्योंकि मेरा माइंड तो यही कह रहा है कि मैंने उससे ही देख के बना इसका कौन कौन सी। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा ना इस वजह। एक है हमारे में चौपाई है, दोहा है, सोल्ठा है, कुंडलिया। हाँ भाई 4 ही है, 4 ही है और चारों मैंने लेके आया हूँ। 4 मेरे सामने ये लिखा हुआ है, ये हमारे सामने इसको हम आपको दिखा देंगे किसी दिन, सिलेबस का डिस्कस कर लेंगे, है ना? ये है, तो इसमें लिखा हुआ है कि छंद छंद मात्रिक छंद पूछे जाएंगे जिसमें चौपाई पूछा जाएगा, दोहा पूछा जाएगा, सोल्ठा पूछा जाएगा और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे। लक्षण का मतलब परिभाषा हो गया और उदाहरण का मतलब आपका हो गया जो उदाहरण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है 4 ही है हमारे सिलेबस में। ओके, तो ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। और ये है हमारा कुंडलिया। और देखो कुंडलिया ही एक ऐसा छंद है जिसको हम लोग विषम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विषम मात्रिक। मात्रिक छंद कितने होते हैं? कोई पूछे 3 होते हैं, एक सममात्रिक, एक अर्धसममात्रिक और एक विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद होता है जिसके हर चरण में मात्राएं अलग अलग होंगी और विषम मात्रिक छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है। जैसे ये देखना, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बना होगा, छंदों के मेल से बनता है। सिंपल याद कर लेना, इसमें 6 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसकी पहचान है, उसी शब्द से समाप्त भी होता है। ठीक है, और दोहा का अंतिम चरण रोला का पहला चरण होता है। दोहा का जो अंतिम चरण होगा वो रोला का पहला चरण होगा, ध्यान रखना। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है, ये 2 छंदों से मिलकर बनता होता है, रोला तथा दोहा से। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, अच्छा तो कुछ और भी लिखा हुआ है, कुछ मुख्य विशेषताएं लिख दी है मैंने आपको पढ़ने के लिए। संरचना इसकी क्या होती है? ये दोहा और रोला छंद का संयोजन है, मैंने आपको बताई ना, 2 छंद से मिलकर बनता है। कोई पूछे कौन कौन से, तो दोहा और रोला। ठीक है, अच्छा इसमें कुल 6 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना। चरण का मतलब पंक्तियां, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ये भी ध्यान रखना। अंतिम चरण दोहा का अंतिम चरण रोला का पहला चरण बनता है, ये भी ध्यान रखना। और आवृत्ति क्या होती है? कुंडलियां छंद जिस शब्द से शुरू होती है वही पर समाप्त हो जाती है। अभी आपको एग्जाम्पल में दिखेगा। तो ये कुछ विशेषताएं, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है कुंडलियां ही, क्योंकि बच्चा कुंडलिया को पढ़ता नहीं है और 9th 10th में जो पढ़ा होता है वही पढ़ के जाता है, कभी कभी पेपर में फंस जाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदाहरण क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाए, वो जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही मन ना भावे। कह गिरिधर कवि राय, दुख कछु टरे नटारे, खटकत है, अब देखो ये इधर होना चाहिए था, खटकत है जी माए कियो जो बिना विचारे। देखो मैंने क्या कहा, कुंडलियां की विशेषता होती है जिससे वह स्टार्ट हो रहा होता है उस पे ही वह जाके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि कुंडलियां की विशेषता होती है कि जिससे वह स्टार्ट हो रहा होता है उससे ही समाप्त होता है। देखो बिना विचारे से स्टार्ट हो रहा था, बिना विचारे से समाप्त हो गया। दूसरी मैंने बात बताई थी, इसमें 6 चरण होते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 चरण है कि नहीं? तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि दोहा, ये देखो स्टार्टिंग के जो चरण होते हैं ना 2, ये देखो मैंने थोड़ा गैप रखा है इसलिए क्योंकि आप पता कर सको, ये दोनों दोहा है और ये रोला है। और दोहा और रोला जब आपस में मिल जाते हैं तो कुंडलियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुंडलियां। ठीक है, तो ये दोहा है और दोहे का जो अंतिम चरण है जग में होत हंसाए, ये दोहे का अंतिम चरण रोला का पहला चरण बन जाता है। देखो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, ये रोला है। पहली बात तो ध्यान रखना, कुंडलियां कैसे पहचानोगे? 6 चरण होंगे।
ऊपर के दोनों चरण दोहा के होंगे और नीचे के चारों चरण रोला के होंगे। हर चरण में अगर मात्राएं गिनोगे तो 24 होगी, लगा के दिखा देंगे। और तीसरी विशेषता ये है कि जिससे स्टार्ट होता है उस पर ही खत्म होता है। और चौथी विशेषता ये है कि दोहा का अंतिम चरण जो होगा वो रोला के पहले चरण से मैच कर रहा होगा, और मैच भी कर रहा है, आपको दिखा है ना। तो मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगा भी। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, ये है दोहा। तो जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग में रंग मन ही मन भावे, काय गिरधर कवि राय दुख कछूटरे नटारे, खटकत है, ये इसका है, खटकत है जिये माए कियो जो बिना विचारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग मात्राएं लगा लीजिएगा, मैं इसकी मात्रा लगा के दिखा दे रहा हूँ, ये आपको लगानी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल है, आपको करना है। बा में छोटी की मात्रा 1, ना में बड़ी की मात्रा 2, वा में छोटी की मात्रा 1, चा में बड़े की मात्रा 2, रा में ए की मात्रा 2, जा में ओ की मात्रा 2, का में सिंगल है, रा में ए की मात्रा 2, सा में बड़े ओ की मात्रा 2, पा में 2 और छा में ए की मात्रा 2, और पा सिंगल, छा सिंगल, ता में बड़ा की मात्रा 2 1। तो देखना 24 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 21 और 20 21 और 2 23 और 1 24। हाँ, तो टोटल मात्राएं जो आ रही हैं वो आ रही 24 मात्राएं। देखो है भाई, हर सेट हर इसमें 24 मात्राएं होंगी, आप लगा के देख लेना। देखो ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। का में बड़े आ की मात्रा 2, माँ सिंगल 1, छोटी ई की मात्रा को 1 ही काउंट करते हैं। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है तो 2 काउंट करेंगे, ए हो चाहे ए हो 2 काउंट करेंगे, बड़े आ की मात्रा 2 काउंट करेंगे, पा अकेले है 1, ना में बड़ा ओ की मात्रा 2, जा अकेले 1 अकेले, ठीक है, माँ में ए की मात्रा 2, हो में ओ की मात्रा 2, ता सिंगल, हा में अंक की मात्रा 2, सा में बड़े आ की मात्रा 2 1। काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मेरे भैया यहाँ पे भी कितनी मात्राएं आ गई? 24 मात्राएं आ गई। आप चाहो तो ना आप इसमें लगा सकते हो, मैं लगा के दिखाऊंगा या आप लगा के दिखाओ, सब बात सेम है। देखो ये ए चाहे चेन लिखा होता है और चाहे चैन लिखा होता है, ये चाय में भी 2 आता है, ए में भी 2 आता है, ध्यान रखना। ठीक है, पर कुछ बच्चे सोचे छोटा एक ही मात्रा है, नहीं दोनों में आएगा। देखो झा में 1 1, माँ में 2, एक ही मात्रा है ना। हा में ओ की मात्रा 2, ता में 1, हा में अंक की मात्रा 2, सा में 2 की आ की मात्रा 2 1, चा में छोटे ई की मात्रा 1 2, माँ में ए की मात्रा 2, चा में ए की मात्रा 2, ना सिंगल पा डबल ए की मात्रा 2, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे भी कितनी मात्राएं आ रही हैं? 24 मात्राएं आ रही हैं। तो यहीं पे हमारा जो है इसको हम लोग आप लोग लगा लीजिएगा। अच्छा, कुछ अन्य उदाहरण। अच्छा, इस उदाहरण की विशेषताएं मैंने लिख दी है, वो तो आपको मैंने बताया ही था। 6 चरण होते हैं हर छंद। अच्छा, इस छंद में कुल 6 चरण होते हैं, आपको पता है। दोहा रोला से मिलकर बना होता है। स्टार्टिंग के 2 चरण दोहा होते हैं, अंतिम के 4 चरण रोला होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिससे स्टार्टिंग हो रही होती है उससे अंत हो रहा होता है। दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण से मैच कर रहा होता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये चीजें आपको समझा दी हैं अच्छे से। कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो दोहा सोरठा में कोई एक पढ़ लीजिएगा, दोहा सोरठा में कोई एक पढ़ लीजिएगा। कुंडलियां, अरे मैं तो कह रहा हूँ सारा पढ़ के जाया करो बेटा, रिस्क ना लिया करो, है ना, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। किसी सेट में नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि भैया आपने बताया था। तो मैं तो कहता हूँ चारों पढ़ के जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है। समझा इतना अच्छे से दिया है। मात्रिक छंद 4 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। सब मात्रिक जिसकी चारों मात्राएं समान, चारों चरण की मात्राएं समान। विषम मात्रिक जिसमें 6 चरण होते हैं और 2 चीजों से मिलकर बना होता है, 2 छंदों से, वो विषम मात्रिक हो गया। अर्ध मात्रिक जिसके पहले तीसरे में सेम होती है, दूसरे चौथे में अलग अलग होती है, सेम होती हैं, सॉरी। तो वो कौन कौन से? दोहा और सोरठा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आज छंद को समझा, और अब हमारा ये काव्यगत सौंदर्य का जो पोर्शन था, रस छंद अलंकार, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 6 नंबर जो थे वो हमने आपको दे दिए हैं। ठीक है, 6 नंबर की तैयारी हमने आपको करा दी है। अब हम अगली जो वीडियो लाएंगे वो एक पंचलाइट की कहानी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुनरी ये प्रेमिका और प्रेम की कहानी, पेट्रोमैक्स खरीदा गया था, उसकी कहानी हम आपको बताने वाले, क्योंकि 5 नंबर में आने वाली है। समझाएंगे हम आपको किताब से ही, लेकिन उसका लिखित रूप जो देंगे वो देंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स एनालिसिस के। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एनालिसिस पंचलाइट की कहानी मैं अपने हाथ से लिख के दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको खाली उसकी कहानी समझाऊंगा, जो कि किताब में लिखी हुई सेम वही अपलोड करेंगे और वही समझाएंगे, लेकिन उसको लिखना कैसे वो आपको टेलीग्राम पे पता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी छंद की
2 नंबर अलंकार, 2 नंबर रस और 2 नंबर छंद, 6 नंबर हमारे यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे करते करते ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। शब्द युग में सीख लेंगे, सूक्ष्म अंतर सीख लेंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य सीख लेंगे, सारा कुछ सीख लेंगे, निबंध बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए, लास्ट तक पेपर में बहुत कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।